अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, जब भी कोई सीएसएस के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके बेसिक क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये होता है कि ग्रामर को किस तरह से टैकल करना है, कितनी रिक्वायर्ड ग्रामर, कितनी किस लेवल की चाहिए, क्या उसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और फिर आगे आपको अल्टीमेटली कितनी एक उसको अपडेट करना है, कितना उस पर काम करना है ताकि आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। तो बहुत डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सिर्फ आपके दो पेपर में चाहिए होती है, प्रेसी वाले और ऐसे वाले में, लेकिन स्टिल बाकी एग्जाम्स में भी ज़ाहिर है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको अपनी बात को अच्छे से कन्वे करने के लिए अगर आपको बेसिक ग्रामर इंग्लिश की नहीं आती होगी तो वो आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्रामर का पोर्शन को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इसकी इंपॉर्टेंस और रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो भी टच करेंगे, और आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि अभी करंटली आपका ग्रामर का लेवल क्या है, और रेलेवेंट ग्रामर पार्ट कौन सा है आपका प्रेसी और एसए के पेपर के लिए। ये सीएसएस पीएमएस दोनों में एप्लीकेबल है। और इसी तरह से अगर आपकी ग्रामर अप टू द मार्क नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो उसी के लिए फिर कुछ स्ट्रैटेजी मैंने डिवाइस की है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्केबल हो सकती है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर उसको किस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सकता है और कौन से सोर्सेज कंसल्ट करने चाहिए आपको इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट पे आते हैं। इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें ख़ास हैं बड़ी। उसमें से पहली तो ये कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 90% से ज़्यादा ऑलमोस्ट आपका फेलियर ऐसे के और प्रेसी के पेपर में हो रहा है पिछले कई डेकेड्स से। तो अब इसका सोल्यूशन तो यही है कि ज़ाहिर है आपको ग्रामर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता अगर आपकी बेसिक्स वीक है या आपका एक बेसिक जो ग्रामर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अप टू द मार्क आप अभी नहीं पहुँचे। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है स्टिल यू नीड लैंग्वेज टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज। नॉलेज एंड थॉट्स आर एट द मर्सी ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट ग्रामर। तो आपको ज़ाहिर है ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपको ग्रामर करनी ज़रूरी होगी। दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो पर्पस से डिफाइन होती है। आप क्या, आप कोई लिटरेचर के स्कॉलर बनना चाह रहे हैं, आप कोई मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखने का प्लान है क्या, मतलब आप चाहते क्या हैं, कोई ग्रामेरियन बनना चाह रहे हैं, कोई लिटरेरी पर्सन अपने आप को एक समझते हैं या बनाना चाहते हैं, या आप एक सिंपली सीएसएस एस्पायरेंट है जो एक सीएसएस की रिक्वायरमेंट को मीट करके एग्जाम क्लियर करना चाहता है। तो इस चीज़ से आपका डिसाइड होगा। और इसमें ये बात भी याद रखें कि यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। आपको क्या अपनी उर्दू ज़बान अगर किसी की नेटिव है या पंजाबी है या कुछ है, तो क्या आपको उसकी पूरी ग्रामर पे, उसकी पूरी वकैब पे आप क्लेम कर सकते हैं कमांड? या इवन अंग्रेज़ है कोई अपनी इंग्लिश नेटिव्स, वो क्या अपनी ग्रामर पे या पूरी उस पे डिक्शनरी पे क्लेम कर सकते हैं कि हमें सारे वकैब आती है, सारा कुछ पता है, इस ज़बान के हमें सारे लफ्ज़ पता है? तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि आपको हर चीज़ पता होगी? तो आपको एक रिक्वायरमेंट एक सेट करनी पड़ेगी। आपको मिसगाइड किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और मैंने देखा मेरे मोस्टली कॉम्पिटेंट दोस्त इंटेलेक्चुअल्स सिर्फ इस वजह से कि उनके जहन में मिथ क्रिएट कर दिया गया था कि ग्रामर कोई जो है ना, कोई ऐसे है कि ग्रामर का आलिम बनेंगे आप, इंग्लिश के आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे, उसके बाद आप जो है ना सीएसएस कर सकते हैं। वो सिर्फ इस वजह से ज़िंदगी में उन्होंने इतना बड़ा गोल उसके लिए स्ट्रगल करने से अपने आप को रोके रखा। तो आप हर चीज़ नहीं जान सकते, तो उसके लिए स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए गाइडेंस चाहिए और उसके लिए इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको फिर किस तरह से मीट किया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को जहन में रख के, ज़ाहिर है आपका पर्पस जहन में रख के आपकी रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी। अब नेक्स्ट बात आती है मिसकॉन्सेप्शन और हेजिटेशन की। मिसकॉन्सेप्शन वाला मैटर तो ऑलमोस्ट मैं पिछले पार्ट में टच कर गया हूँ पिछले डिस्कशन में, और वो यही है कि ज़ाहिर है आपको यही मिसगाइड किया जाता है कि आपको होल ग्रामर को कवर करना होगा। उसके लिए पता नहीं कौन कौन सी बुक्स सजेस्ट करते हैं, पूरा प्लेथोरा ऑफ बुक्स, प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज सजेस्ट किया जाता है कि ये कर लें, वो कर लें, वो पता नहीं सारा कुछ पाइल अप हो के, और बस आप तकरीबन सारा साल यही करते रहते हैं या इतना काम दे के आप बिल्कुल ही अपना इसको गोल ही छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि छोड़ो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, किस तरह से दूसरों की ज़बान पे इतना बोर पाया जाए। तो एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन तो यही है जो बेसिकली मिसगाइडेंस के ऊपर बेस्ड है। दूसरा ये है हेजिटेशन। कुछ लोगों की ठीक होती हैं चीज़ें, लेकिन सिर्फ क्या है, हेजिटेशन, डर, गलत लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, पॉइंट आउट होंगी मिस्टेक्स तो हंसेंगे लोग, क्या कहेंगे कि यार ये बच्चों वाली लैंग्वेज। यानी मतलब एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो हमारी ओवरऑल ये कॉलोनियल मेंटेलिटी का हमारे पास इनहेरिटेड है,
वो चल रहा है अभी तक ना। तो निकालें इसको अपने जहन से, इस हेजिटेशन को दूर करें। गलती करेंगे तो ठीक करना सीखेंगे ना, गलती करेंगे तो लाइफ में कुछ अचीव कर सकेंगे। तजर्बा करना है, तजर्बा करने के लिए गलती करना पड़ती है, जाहिर है, ठीक है। तो या गलती की जुर्रत करनी पड़ती है एटलीस्ट, कि गलती हो जाएगी तो भी कोई इशू नहीं है, तो गलत करें, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये हेजिटेशन है, ये बहुत रोल प्ले कर रही होती है। इस पर मैं ज़रूर चाह रहा था कि थोड़ी सी बात करूं, ताकि आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है कि आपकी अगर ग्रामर वीक है या आप मिस्टेक्स करते हैं, बस उनको कवर करने की कोशिश करें, नहीं करेंगे वो ऐब वाली बात है। जी, तो अब रेलिवेंट पार्ट जो ग्रामर का है प्रेसी और इसके लिए ऐसे के लिए सीएसएस में या पीएमएस में, उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जो मिथ क्रिएट हुआ है बहुत एक, वो ख़त्म हो जाए और आपको आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे आएंगे। तो बेसिकली इसके लिए आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सेंस और उनका यूजेज, और इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया होना चाहिए। सेकेंडली आपको टेंसेज आने चाहिए, ज़ाहिर है वो बैकबोन होते हैं किसी भी ज़बान की, उसका क्रक्स, उसका सारा कुछ ग्रामर उसी पे बेस्ड होता है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके बगैर आपके सेंटेंसेस नहीं ठीक हो सकते, और एक्टिव पैसिव वॉइस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसके बाद नरेशन है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जिनको बोलते हैं। और इसी के साथ आपकी सेंटेंस करेक्शन के रूल्स भी एग्जाम्स में आते हैं। और एक दो कंपोनेंट्स और हैं, और वो है प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। अब इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको बाकी लोगों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बचपन से ही, चूँकि आप रीडिंग करते आ रहे हैं और राइटिंग करते आ रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस में डेवलप हो चुकी होती हैं। बस उनको थोड़ा सा और प्रैक्टिस में लाना है और उनमें परफेक्शन आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये जो ग्रामर वाले पोर्शन है, इससे जो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं उनके लिए बताता चलूँ कि भाई कोई भी एस्पायरेंट जब सीएसएस के लिए आता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका ये ग्रामर वाला पार्ट जितना मैं ये बोल रहा हूँ उसका सारा कुछ पहले हुआ होता है, नहीं। वो भी आके सीखता है और करता है, तो आप भी आके सीख के कर लेंगे। तो ये उनके लिए थोड़ी सी बात हो गई। ओवरऑल ये देखिए, मैंने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स गिनवाए ग्रामर के, इनके ऊपर काम किया हुआ हो तो उसके बाद आप यू आर रेडी टू गो इनटू एग्जाम्स। अब बात आती है कि आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है, आप अभी आपका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, आप क्या उसका जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड है उसको टच कर रहे हैं या अभी उससे बहुत पीछे हैं। तो इसके लिए देखिए, जो मेन रोल प्ले करेगा वो मेंटर करेगा। आप जिसको दिखाएंगे, जिससे अपना काम चेक करवाएंगे, वो आपको कोई टास्क असाइन करेगा जिससे वो समझेगा कि इसकी बेस पे एवेल्युएशन हो सकती है। तो उसकी उसकी बेस पे ज़ाहिर है वो आपको कमेंट्स देगा, आपको बता देगा कि आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपको इतना काम करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, बट मैं तो देख के ठीक ठाक आइडिया लगा लेता हूँ कि आपको किस तरह से या किसी बंदे को कितना काम करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें एक और फैक्टर हो सकता है, आप थोड़ी बहुत सेल्फ एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। आप कोई रीडिंग करें, उसको ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की, अगर नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स आप अभी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो थोड़ी सी वीक है। या कुछ ऑब्जर्वेशन आपने किया और उसको राइट करने की कोशिश करें इंग्लिश में, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट दैट इन इंग्लिश, तो इट मीन्स स्टिल यू हैव सम इश्यूज विद योर एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेनली बहरहाल वही कोच ही रोल प्ले करेगा, उसकी बेस पर डिसाइड होगा कि फिर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और फिर फर्दर कितना वर्क रिक्वायर्ड है। अब बात आती है कि अगर किसी के कोच ने बताया है या उसने खुद एवेल्युएशन से डिसाइड किया है कि हिज और हर ग्रामर इज़ नॉट अप टू द मार्क, जो कि सीएसएस या पीएमएस के लिए रिक्वायर्ड है, तो अब उसको वो बेहतर कैसे करेगा। तो उसके लिए एक थोड़ी सी सीक्वेंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आई होप सो। बट उसके अलावा आप, ये मेरी ओपिनियन है, आप किसी और से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक सो कि मैंने जितना एक समझा है इसको, उस हवाले से मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे पहली तो ये है कि आपको ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता किस तरह से, जैसे उर्दू में होता है, तरतीब होती है फेल फाइल मफूल वगैरह की, उसी तरह से इंग्लिश में किस तरह से होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, या जिस तरह से भी है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखनी पड़ेंगी, और वो ज़ाहिर क्रैम करनी पड़ती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो क्रैम करनी पड़ेगी। वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लेटर ऑन जब आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे होंगे उसमें हेल्पफुल होंगी। तो सीक्वेंस में इनको दूसरे नंबर पे रखूँगा मैं। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज सून एज पॉसिबल लर्न करनी चाहिए, उसके बगैर आप सारा कुछ भी सीख लें, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं सही आती तो आपका सेंटेंस गलत बनेगा। तीसरी चीज़ है, फिर आप टेंसेस पे आ जाएं, उनको सीखें, उनको रिवाइज करें, उनकी प्रैक्टिस करें।
फिर उसकी प्रैक्टिस में एक बड़ी यूज़फुल आइटम ये होगी कि आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। जिस भी अच्छे सोर्स से आपको उर्दू के सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स मिल जाएँ उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और प्लीज़ गेट देम एवेलुएटेड। ऐसे नहीं कि बस करते रहें और छोड़ते रहें उसको। और उसके बाद फिर आएगी आपकी बारी एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस से ना आप हर तरह की बात को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे करना सीख जाते हैं। और ये बहुत, और ज़ाहिर है उसके पेपर में भी ये आपका एसेंशियल कंपोनेंट है, वो पूछते होते हैं, तो आपको एक्टिव पैसिव भी करने पड़ेंगे। उसके बाद आती है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी समहाउ रोल प्ले कर रही होती हैं आपके सेंटेंस को सही और उसकी सेंस को सही कन्वे करने में। और उसके बाद आप बेसिक आर्टिकल का यूजेज सीखें, आ एंड दा का। अब इसमें कोई बहुत डेप्थ तक जाने की कोई ऐसी वो नहीं है हाजत, बट इतना हो कि आप अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप उसका यूजेज जानते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाए कि आप इंग्लिश से उर्दू अगेन ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। पहले आपने उर्दू से इंग्लिश की थी, अब इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, ठीक है। फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, आप कुछ इंग्लिश में ही रीड करें, उसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ये सारा कुछ करने के बाद इसी एज सीक्वेंस आई टोल्ड, उसी तरह से चलने के बाद फिर आ जाए आप सेंटेंस करेक्शंस पे। अब आपकी ये स्टेज आ गई है कि आप सेंटेंस करेक्शन को समझ सकते हैं, उसके जो रूल्स बताएगा, जो बात करेगा, आप उसको समझ सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन के रूल्स करें। हाँ, इससे पहले कोई एक बार फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक लुक डालना चाहे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, बट सेंटेंस करेक्शन रूल्स आप सीखें। और फिर लास्टली आप क्या करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करें। डायरेक्ट नरेशन जिसको हम कहते हैं, ये एग्जाम्स का भी पार्ट है और ओवरऑल भी आपको समटाइम्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं है, बट समटाइम्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करें। और लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो आपने सारा कुछ पीछे किया, इसको कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल एग्जाम्स। अब इसमें ये नहीं है कि अब आपको कोई बहुत फ्रीक्वेंट या अपना सारा टाइम इसी पे कंज्यूम करना है, नहीं। मतलब दिन में कोई एक पार्ट, किसी एक चीज़ को रिवाइज कर लिया, कभी कर लिया, या एक टाइम पीरियड सेट कर लिया कि इसमें मैं टेंसेस देखूंगा, इसमें मैं वो देखूंगी, इसमें यूँ करूँगा, तो वो एक सर्टेन टाइम में सारा कुछ कवर हो जाएगा। फिर जब दोबारा कभी ज़रूरत फील हो तो एक बार फिर उठा के रिवाइज कर ले। लेकिन प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है राइट अप के थ्रू चलती ही रहेगी, तो वो इस तरह से अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो थी सीक्वेंस आपकी ग्रामर के पोर्शन को किस तरह से लेके चलना है, लेकिन आपके काम की सीक्वेंस ओवरऑल इसकी क्या होगी, उसमें ये होगी, सबसे पहली स्टेज होगी लर्निंग की, ठीक है, आप लर्न करेंगे। उसकी अगली स्टेज होगी प्रैक्टिसिंग की, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे जो आपने लर्न किया। थर्ड स्टेज होगी एवेल्युएशन की, आप जो प्रैक्टिस किया, लर्न किए हुए को, उसको एवेल्युएट करवाएंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा आप ठीक कर रहे हैं या गलत। फिर फोर्थ स्टेज आएगी आपकी करेक्शन की, आप उसको करेक्ट करेंगे जो आपने एवेल्युएशन करवाई। फिर आपकी आएगी रीडिंग की स्टेज, अब आप रीडिंग बढ़ा देंगे अपनी, ताकि आपने वो जो सारा कुछ लर्न किया उसको प्रैक्टिकली देखें कि लोग किस तरह से करते हैं, राइटर्स किस तरह से करते हैं। रीडिंग के करने के बाद आप अपनी वो पहली स्टेज जो थी लर्निंग वाली, उसको रिवाइज करेंगे। रीडिंग करने के बाद आप उसको सारे को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगेन प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करने के बाद अपनी लर्निंग को रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर एवेल्यूशन करवाएंगे और फिर करेक्शन करवाएंगे। अब ये आपको एक बड़ी अजीब सी सीक्वेंस, बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी वो लग रही होगी, बट इसको एक बार बैठ के पेन से नोट कर लें कि पहले लर्निंग है, फिर प्रैक्टिसिंग है, फिर एवेल्यूशन है, फिर करेक्शन है, फिर रीडिंग है, फिर रिविजन ऑफ लर्निंग है, फिर प्रैक्टिसिंग है, फिर एवेल्यूशन करेक्शन है। अब इसमें से मोस्टली काम आप वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप अरेंजमेंट आपकी ठीक नहीं होती काम करने की, जिसकी वजह से वो आप बेनिफिट्स फैच नहीं कर सकते। तो अब आप इसको इस सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आती है आउटलाइन में से हमारी लास्ट डिस्कशन, और वो ये है कि सोर्सेज कौन से कंसल्ट करने हैं इसके लिए। देखिए, इसमें जो मार्केट में सोर्सेज चल रहे हैं आप उन्हीं से ही फ़ायदा उठाएं, बट ये जो मैंने टेक्निक, जो स्ट्रेटेजी बताई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जहन में रख के कि पहले मैंने लर्निंग करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर उसकी एवेल्यूशन करवानी है, एंड सो ऑन। और वो जो बाकी जो दूसरी उनकी सीक्वेंस बताई थी कि सबसे पहले मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखना है, फिर मैंने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ी सी लुक लेनी है, देखना है क्या होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मैंने वो जो स्टेप्स बताया आपको उनको फॉलो करें, वर्ब्स को सीखना है। तो रैंड एंड मार्टिन मार्केट में इसके लिए मोस्टली वही चल रही है, तो ठीक है, उसमें प्रेपोजिशन, उसके रूल्स वगैरह ठीक दिए हुए हैं,
आपका और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो बेसिक डिस्कशन आप थोड़ी बहुत करें, उसकी सिलेक्टिव स्टडी करनी है बड़ी स्मार्टली, वो अच्छा खासा काम हो जाएगा। अदरवाइज़ तो आपसे रिक्वायर्ड जितना है आपने बस उतने को टच करना है। उसके बाद जो उर्दू से इंग्लिश वगैरह की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है या सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस है, वो BA लेवल की जो बुक्स मार्केट में इंग्लिश की मिल जाती हैं वो भी ठीक है। उनमें सेंटेंसेस दिए होते हैं, पैराग्राफ्स दिए होते हैं उर्दू के अंदर, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो वो वहाँ से प्रैक्टिस किया करें। यूजुअली उन्हीं में से एक आध कभी लग भी जाता है, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी और इस इधर के इंस्टीट्यूट्स में वो जो आए होते हैं तो उन्होंने वही कंपाइल किए होते हैं। तो ये बस इतना काम करने से आपका काफ़ी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स और पता नहीं क्या कुछ रेकमेंड किया जाता है इंग्लिश के लिए और ग्रामर के लिए, आपको इतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप ब्रेंडन मार्टन और एक आध साथ और बुक जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आपसे ये जो हमने डिस्कस किया उससे रेलिवेंट कंटेंट मिल जाए, तो वो दो ले लें, ठीक है। मैं तो ये ब्रेंडन मार्टन रेकमेंड करता हूँ। और BA लेवल की आफ्ताब साहब हैं कोई, उनकी ग्रामर की एक बुक है BA लेवल के लिए यूज़ होती है, उसमें सेंटेंस उसके वो दिए हुए हैं उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस, उससे बार बार आप प्रैक्टिस कर लें, तो दैट वुड सफिस योर ग्रामर पार्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट ग्रामर पार्ट। अब ये आप पे है कि आप इसको कितना, इसको इससे क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई करते हैं और आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह श्योरिटी से, जो इसको सीरियसली लेगा और एज इट इज़ प्रैक्टिस करेगा, होपफुली उसका विद इन 2 मंथ्स ये ग्रामर वाला इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद रह जाती है प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। ये ऑब्वियसली डायरेक्ट किसी की कोचिंग से होंगे, ये कोई किताबें और कोई फार्मूले पढ़ने से नहीं होगी, ये किसी की कोचिंग और उसके साथ फिर एवेल्यूएशन और प्रैक्टिस से होगी। थैंक यू सो मच।